नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तथागत एडुजोन पर। यूपी पीसीएस प्री 2025 की संपूर्ण समाधान सीरीज की आज हमारा ये 11वां लेक्चर है। इसके तहत इकोनॉमी के महत्वपूर्ण जितने भी फैक्ट हैं जो यूपी पीसीएस प्री के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो देखे जाएंगे। ये लेक्चर यूपी पीसीएस प्री के साथ साथ आरओ मेंस 2023 वाला उसके लिए भी तथा जो एलटी ग्रेड वाला एग्जाम होने वाला है टीचर का उसके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अब हमारा तथागत एडुजोन नाम से चैनल इसको सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि जीएस प्लस करंट अफेयर्स की जितनी भी तैयारी है आपकी कराई जा सकेगी इस चैनल पर, तो आपको अपडेट मिलती रहेगी। इसमें शुरू करते हैं। जो हमारा पहला है इकोनॉमी का, वो परीक्षा उपयोगी दृष्टि से महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी गई हैं। तो इसमें पहला है धन संबंधी परिभाषा एडम स्मिथ एवं जेएस मिल द्वारा दी गई थी। दुर्लभता या सीमित साधन संबंधी परिभाषा एल रॉबिन्सन ने दी थी। आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा जेके मेहता ने दी थी, ये भारतीय थे। कल्याण संबंधी परिभाषा मार्शल कैनन पिगू आदि ने दी थी। आधुनिक या विकास केंद्रित परिभाषाएं जो है सैमुअल्सन बेनहम फर्गुसन आदि ने दी थी। मैक्सिमम इसमें अमेरिकी ही है, अमेरिकी हैं, कुछ यूरोपीय हैं। अर्थशास्त्र की प्रमुख पुस्तकें एवं लेखक कौन से हैं? तो जो दास कैपिटल है ये कार्ल मार्क्स की है। इसमें जो दास है, जर्मन में दा जो शब्द होता है उसको दास बोलते हैं, तो वही दास द कैपिटल बुक जो है ये किसकी है? कार्ल मार्क्स की है। द वेल्थ ऑफ नेशंस एडम स्मिथ की है। फाउंडेशंस ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस ये पॉल ए सैमुअल्सन की है। उसके बाद में फिर अगला देखेंगे इसी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी ये जेएम कीन्स की है। फिर एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस एल रॉबिन्सन की है। हाउ टू पे फॉर व्हाट ये जेएम कीन्स की है। फिर प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक जो है ये अल्फ्रेड मार्शल की है। फिर नेक्स्ट देखेंगे कि आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं। तो आर्थिक तत्व में देखेंगे प्राकृतिक साधन है, श्रम शक्ति व जनसंख्या है, फिर पूंजी निर्माण है, तकनीक व नवाचार है, पूंजी उत्पाद तथा अनुपात संगठन है, पूंजी उत्पाद अनुपात संगठन है। फिर अनार्थिक में सामाजिक घटक है, धार्मिक घटक हैं, फिर राजनीतिक घटक हैं, अंतर्राष्ट्रीय घटक हैं और वैज्ञानिक घटक हैं। पंचवर्षीय योजनाएं दी गई हैं और उनका दिया गया है कौन सी योजना कब चली थी और उसके उद्देश्य क्या थे, वृद्धि दर कितना थे और वृद्धि दर प्राप्ति का लक्ष्य क्या था, लक्ष्य कितना था, प्राप्ति कितनी रही थी, उसकी अन्य जो विशेषताएं हैं उनको देखेंगे। तो इसमें पहली है प्रथम पंचवर्षीय योजना। ये उद्देश्य क्या था? शरणार्थियों का पुनर्वास करना, कृषि क्षेत्र के विकास देना तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवा का प्रारंभ, संतुलित विकास नीति को बढ़ावा देना था। ये पंचवर्षीय जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी 1951 से लेकर 56 तक चली थी। वृद्धि दर इसकी रही थी 2.1 और जो इसकी ग्रोथ रेट लक्षित वृद्धि दर 2.1% रही थी, कितनी थी? 3.6%, यानी कि शुरुआत में जो थी ज़्यादा रही थी क्योंकि इसको कम ही डिसाइड नहीं किया गया था। तो ये जो अन्य विशेषता है, ये जो योजना है पूछी जाती है किस मॉडल पर आधारित थी? हैराल्ड डोबल मॉडल पर, इसमें समृद्धि मॉडल पर आधारित थी। सामुदायिक विकास योजना 1952 में शुरू की गई थी इसी के तहत। उसके बाद में योजना को सर्वोच्च प्राथमिकता, न्यूनतम समय में खाद्यान्न आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, लघु एवं कुटीर उद्योगों का पुनरुद्धार किया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी 1956 से लेकर के 61 तक आई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही जो औद्योगिक नीति है जो भारत की, यानी स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति जो है, पहली नहीं हो जाएगी, ये दूसरी औद्योगिक नीति थी, तो 1956 में ही आई थी। देखेंगे इसमें आधारभूत एवं भारी उद्योगों के विकास के साथ तीव्र औद्योगिकरण पर बल, राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि, बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन। इसमें भारी उद्योगों के विकास पर ज्यादा बल दिया गया था। तो इसमें लक्ष्य था 4.5% का, पाया कितना गया था? 40.27% पाया गया था। ये योजना जो थी पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। 4 क्षेत्रीय मॉडल पर आधारित राउरकेला, इसमें पीसी महालनोबिस के 4 क्षेत्रीय मॉडल क्या थे? राउरकेला में उड़ीसा संयंत्र स्थापित हुआ था, भिलाई में जो भिलाई है छत्तीसगढ़ में, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में इस्पात संयंत्रों की स्थापना हुई थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है 1961 से लेकर 66 तक चली थी। अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर तथा स्वतः स्फूर्त बनाने के बल, कृषि पर पुनः सर्वाधिक बल, राष्ट्रीय आय में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया था। तो इसमें वृद्धि लक्ष्य कितना था? 5% रखा गया था, 5.6% रखा गया था। प्राप्ति जो रही थी 2.8% रही थी। ये मतलब सबसे ज़्यादा विफल योजना रही थी। उसके कारण भी यहाँ दिए होंगे। महालनोबिस के 4 क्षेत्रीय मॉडल जैसे जेएसएनडी डिमॉन्स्ट्रेशन मॉडल तथा सुकुमार चक्रवर्ती के आगत निर्गत मॉडल पर आधारित खाद्यान्नों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना इसका मेन गोल था। तो ये जो इसमें कहा जाता है कि जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है ये सफल होने का कारण पहला था 1962 में जो भारत पाक युद्ध हुआ था उससे, उसके बाद में जो उस समय के उस वर्ष के सूखा जो थे काफ़ी ज़्यादा, उसका तीसरा था कि भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, और ये मेन कारण थे। इन्हीं की वजह से जो ये योजना सफल रही थी। फिर इसमें नोट दिया गया है क्या कि वर्ष 1966 से लेकर के 69 के बीच में 3 वार्षिक योजनाएं चलाई गई। इस अवधि को योजना अवकाश भी कहा जाता है। फिर इसमें दिया भी है इधर विफलता का कारण चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965 तथा 1965 से 66 का सूखा जो पड़ा था उसकी वजह से योजना विफल रही थी। फिर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो है ये 1969 से लेकर 74 तक रही थी। तो स्थिरता के साथ आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति का लक्ष्य था।
उद्देश्य आय एवं संपत्ति का समान वितरण, क्षेत्रीय असमानता में कमी, संतुलित विकास पर जोर, औद्योगिकरण को बढ़ावा तथा आधारभूत एवं भारी उद्योगों पर विशेष बल दिया गया था। लक्ष्य इसका तो कितना था, 5.7% था। प्राप्ति रही थी 3.3% की रही थी। ये गाडगिल योजना तथा लियन तीफ के अंतर्गत आयात निर्गत मॉडल पर आधारित थी। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। एमआरटीपी अधिनियम 1969 प्रभावी तथा बफर स्टॉक की इसमें घोषणा हुई थी। फिर पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है 1974 से लेकर 79 तक चली थी, जो कि निर्धनता उन्मूलन व आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति पर आधारित थी। ये 4.4% का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। 4.8% की प्राप्ति हुई थी। गरीबी हटाओ का नारा, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम प्रारंभ किए गए थे। काम के बदले अनाज योजना 1977 में शुरू की गई थी। नोट दिया गया है, पांचवी पंचवर्षीय योजना को एक वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया गया था। ये 79 तक थी, तो इसको 77 यानी कि 78 में ही समाप्त कर दिया गया था इसका। फिर 78 से लेकर के 80 तक योजना अवकाश रहते या रोलिंग प्लान उसको बोलते हैं, वो शुरू किए गए थे। तो इसमें आगे दिया होगा। छठी पंचवर्षीय योजना जो 1980 से लेकर 85 तक शुरू हुई थी। तो आधुनिकीकरण तथा अर्थव्यवस्था के विस्तार द्वारा गरीबी निवारण पर प्रत्यक्ष आक्रमण, आत्मनिर्भरता तथा सामाजिक न्याय के लिए इसमें काम किया गया था। 5.2% की लक्षित वृद्धि दर थी और 5.7% की प्राप्ति हुई थी। आगत निर्गत मॉडल पर आधारित गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन पर विशेष बल, ग्रामीण बेरोजगारी के उन्मूलन से संबंधित अनेक योजनाएं, कार्यक्रम तथा आईआरडीपी कार्यक्रम जो था, एनआरईपी, ट्राइसम, ड्वाक्रा और आरएलईजीपी आदि लागू किए गए थे। छठी योजना को 15 वर्षों की दीर्घावधि को ध्यान में रखकर बनाया गया था। इस कारण इसे क्या है, पर्सपेक्टिव प्लानिंग भी कहा जाता है। इस योजना में पहली बार अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण के लक्ष्य को शामिल किया गया था। पर्सपेक्टिव प्लानिंग में जैसे एक होता है दीर्घकालीन और एक होता है लघु अवधि वाली। तो दीर्घकालीन अवधि को ध्यान में रख करके जब योजना बनाई जाती है तो इसको पर्सपेक्टिव प्लानिंग कहा जाता है। इसमें नोट दिया गया है, छठी पंचवर्षीय योजना 2 बार लागू की गई। पहली बार जनता पार्टी सरकार द्वारा 1978 से 83 के लिए, जबकि दूसरी बार कांग्रेस सरकार द्वारा 1980 से 85 के लिए। वर्ष 1978 से 83 की योजना को अनवरत योजना, इसको रोलिंग प्लान कहा जाता है। फिर अनवरत योजना का श्रेय जो है गुरनार मेडल को दिया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, सातवीं पंचवर्षीय योजना जो थी 1985 से लेकर 90 तक रही थी। ये आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता एवं सामाजिक न्याय पर बल दिया गया था। इसमें नोट क्या है, तो 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक 2 वार्षिक योजना भी चलाई गई थी। इसमें देखेंगे कि लक्ष्य जो था 5% का था, प्राप्ति 6% की थी। इसमें प्राप्ति महत्वपूर्ण उपलब्धियां क्या रही थी, दीर्घकालीन विकास विधि एवं उदारीकरण मॉडल अपनाया गया था। 1991 वाला उदारीकरण जो मॉडल था। अच्छा, इसके बाद का बात है, इंदिरा आवास योजना शुरू की गई थी। जवाहर रोजगार योजना 1989 में शुरू की गई थी। ये कई बार पूछा गया है, जवाहर रोजगार योजना। नेहरू रोजगार योजना का आरंभ किया गया था। ऊर्जा संरक्षण एवं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों पर के विकास पर बल दिया गया था। अगला है आठवीं पंचवर्षीय योजना जो 1992 से लेकर 97 तक रही थी। तो 1991 में एक फिर अनवरत योजना चलाई गई थी। मानव संसाधन विकास, शताब्दी के अंत तक पूर्ण रोजगार सृजित करना, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना, पेयजल तथा स्वास्थ्य का सार्वभौमिकरण करना। लक्ष्य इसका 5.6% था। प्राप्ति जो हुई थी 6.8% रही थी, यानी कि ये भी योजना सफल रही थी। तो इसमें क्या है, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित है। प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया गया था। 15 से 35 वर्ष की आयु समूह में निरक्षरता उन्मूलन के कार्यक्रम चलाए गए थे। अगला देखेंगे, नवी पंचवर्षीय जो योजना है 1997 से लेकर के 2002 तक चली थी। इसमें सामाजिक न्याय एवं समता के साथ आर्थिक विकास पर बल दिया गया था। लक्ष्य 6.5% का था। 5.4% की प्राप्ति रही थी विकास दर की। इस योजना की उपलब्धियां क्या थी, इस योजना में 7 बुनियादी न्यूनतम सेवाओं, जिनमें सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा, बेघरों के लिए घर, बच्चों के लिए पोषक आहार, सभी गाँवों तथा बस्तियों के लिए सड़क, गरीबों के लिए सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाना आदि पर बल दिया गया था। राजकोषीय समेकन की नीति लागू की गई। नवी योजना से सार्वजनिक क्षेत्र पर बल देने की प्रवृत्ति में कमी आई तथा निर्देशात्मक योजना, इंडिकेटिव प्लानिंग की शुरुआत हुई है। ये जो 1991 में एलपीजी सुधार हुए हैं, उसके बाद से जो सरकारी योजना है, यानी कि सार्वजनिक जो राजकोषीय समेकन नीति लागू की, नवी योजना से सार्वजनिक क्षेत्र पर बल देने की जो प्रवृत्ति है वो कमी, इसको डिसइन्वेस्टमेंट वाली जो प्रक्रिया है उस समय से शुरू हुई है और प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा ज़्यादा दिया गया है। ये चीज़ है। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेकर 2007 तक थी। विगत वर्षों में प्राप्त उपलब्धियों को अक्षुण्ण बनाए रखने हुए इन्हीं पर आगे विकास करना तथा विगत वर्षों में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के विकास में आई बाधाओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर करना है। तो ये 8% का लक्ष्य था और 7.6% प्राप्ति हुई थी। इसके तहत क्या हुआ था कि 10वीं योजना में त्रिमुखी कार्य नीति अपनाई गई थी। पहला ही योजना में कृषि को महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में स्वीकार किया गया था, क्योंकि इस क्षेत्र में लाभ को व्यापक रूप से फैलाने की शक्ति सर्वाधिक है। दूसरी थी
कि उन क्षेत्रों का तीव्र विकास सुनिश्चित किया गया जो लाभप्रद रोजगार के अवसरों का सृजन करने वाले थे। तीसरा है ऐसे लक्षित समूह जो सामान्य समृद्धि प्रक्रिया से पर्याप्त रूप से लाभान्वित नहीं हो सके के संबंध में पूरक कार्यक्रमों पर बल दिया गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना देखेंगे, इसमें क्या था, योजना 2007 से लेकर 2012 तक की थी। तो तीव्रतर आर्थिक विकास के साथ समावेशी विकास करना, जिससे विकास की धारा के साथ सबको जोड़ा जा सके तथा आर्थिक विकास का लाभ सभी तक वितरित हो। तो 9% का लक्ष्य था, 8% प्राप्ति हुई थी। सबसे ज़्यादा जो प्राप्ति इसी की रही थी, 8% की रही थी, और लक्ष्य जो है 9% का रखा गया था, तो इसलिए अपने लक्ष्य को नहीं पूरा कर सकी थी। 11वीं योजना में गरीबी, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिलाओं और बच्चों के विकास, अधोसंरचना और पर्यावरण से संबंधित कार्य संपादन के प्रदर्शन के आकलन हेतु 26 सूचकांक बनाए गए थे। फिर 12वीं जो पंचवर्षीय योजना है, ये 2012 से लेकर 17 तक चली थी। शीर्षक क्या इसका था, तीव्रतर, अधिक समावेशी एवं धारणीय विकास। लक्ष्य क्या थे, अर्थव्यवस्था की विकास दर को तीव्र करने के साथ साथ यह भी सुनिश्चित करना कि विकास प्रक्रिया जो है समावेशी एवं धारणीय बनी रहे। इसमें 8% का लक्ष्य रखा गया था, 7.5% प्राप्ति हुई थी। तो 12वीं योजना जो है में 25 मुख्य लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, जिनमें से कुछ हैं, जीडीपी में 8% की वास्तविक दर से समृद्धि करना, 4% की दर से कृषि समृद्धि। वैसे कृषि में समृद्धि का जो लक्ष्य अभी भी 4% ही है। 10% की दर से विनिर्माण समृद्धि, प्रति व्यक्ति उपभोग गरीबी में 10% की कमी करना, योजना के दौरान गैर कृषि क्षेत्र में 50 मिलियन नए कार्य अवसरों का सृजन करना। तो ये इस तरीके कुछ लक्ष्य रखे गए थे, 25 थे। फिर नोट क्या दिया गया, पहली 3 योजनाओं के लक्ष्य राष्ट्रीय आय से संदर्भ में निर्धारित किए गए थे। चौथी योजना का लक्ष्य जो है शुद्ध घरेलू उत्पाद के संदर्भ में था। इसके बाद सभी योजनाओं में यह सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी के संदर्भ में लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। अगला है, भारत में गरीबी निर्धारण के प्रमुख प्रयास किसके किसके समय किए गए हैं, वो दिए गए हैं। तो इसमें पहला जो प्रयास किया गया है, दादा भाई नौरोजी की जो पुस्तक है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में पहली बार गरीबी के मापन की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। इन्होंने लगभग 1867 के आसपास ये प्रस्तुत किया था। फिर भारत में गरीबी की माप से संबंधित प्रमुख अर्थशास्त्री बी एम दांडेकर थे। बी एम दांडेकर एवं एन रथ, बी एस मिन्हास, पी डी ओझा, प्रणब वर्धन थे, एस पी गुप्ता थे, सुरेश तेंदुलकर, फिर सी रंगराजन। भारत में निर्धनता रेखा के निर्धारण का पहला जो आधिकारिक प्रयास है, योजना आयोग द्वारा जुलाई 1962 में किया गया था। वर्ष 1977 में योजना आयोग द्वारा गठित कार्यदल ने वर्ष 1973-74 के आधार वर्ष मानते हुए, तो 1973-74 को आधार मानते हुए पहली बार प्रतिदिन न्यूनतम भोजन ऊर्जा के आधार पर गरीबी का निर्धारण किया गया था। यूपी पीसीएस 2020 में ये पूछा गया है कि 1977 में योजना आयोग द्वारा गठित कार्यदल ने 1973-74 के आधार पर वर्ष मानते हुए पहली बार प्रतिदिन न्यूनतम भोजन ऊर्जा के आधार पर गरीबी का निर्धारण किया था। फिर अगला है, इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्र का वह व्यक्ति जो प्रतिदिन 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र का वह व्यक्ति जो प्रतिदिन 2100 कैलोरी भोजन प्राप्त करने में असमर्थ है, वह गरीब है। तो यूपी पीसीएस में भी पूछा गया है और लोअर में भी आया है। इसमें गरीब किसको माना गया, तो इसको डिसाइड किया गया था 2400 कैलोरी और 2100 कैलोरी शहरी है, इस तरीके से। अगला है, योजना आयोग के द्वारा देश में गरीबी के माप के लिए वर्ष 1989 में प्रोफेसर डी.टी. लकड़वाला की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई, जिसने अपनी रिपोर्ट 1993 में प्रस्तुत की थी। इस समिति ने प्रत्येक राज्य के लिए अलग अलग गरीबी रेखा का सुझाव दिया था। लकड़वाला समिति के सुझाव पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लिए अलग अलग सूचकांक, जो मूल सूचकांक है, अपनाए जाते हैं। लकड़वाला समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कृषि श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो सीपीआई है के लिए एग्रीकल्चर लेबर वाला, तथा शहरी क्षेत्र में इंडस्ट्रियल लेबर जो है औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को निर्धारित किया था। तो ये जो गरीबी अनुमान वाला है, ये सुरेश तेंदुलकर समिति या तेंदुलकर या रंगराजन समिति से पहले जो लकड़वाला समिति है, उसी के आधार पर ये अपनाई जा रही थी। आगे चलकर योजना आयोग ने भारत में गरीबी के आकलन हेतु 2005 में सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में समिति गठित की, जिसने अपनी रिपोर्ट वर्ष नवंबर 2009 में सौंपी। यूपी पीसीएस में पूछा गया है। तेंदुलकर समिति ने खाद्य शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं पर पारिवारिक व्यय को गरीबी मापन का आधार बनाया है। इसमें स्वास्थ्य शिक्षा और जो आधारभूत स्वास्थ्य सेवाएं हैं, इनको गरीबी का आधार बनाया गया। समिति ने गरीबी माप की विधि में यूआर जो भी है, यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड माना है। इसके तहत 30 दिनों की याददाश्त अवधि यानी कि रिकॉल पीरियड के भीतर के उपभोग व्यय को लिया जाता था, के स्थान पर एमआरपी जो है मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड को अपनाया है। तो रिकॉल पीरियड की जगह पर मिक्स्ड जो रेफरेंस पीरियड है, इसको अपनाया गया, जिसमें 30 दिनों की इसका जो टाइम जोन है वो माना गया है। नेक्स्ट क्या है, सबसे ध्यातव्य है कि एमआरपी के तहत 5 मदों, इसमें क्या क्या 5 मदें शामिल हैं, कपड़े हैं, जूता चप्पल, शिक्षा, टिकाऊ वस्तुएं एवं संस्थागत स्वास्थ्य व्यय को 365 दिन की जो रिकॉल पीरियड है उसके लिए, जबकि शेष मदों के लिए 30 दिन की जो रिकॉल पीरियड है के लिए उपभोग व्यय के आंकड़े लिए जाते हैं।
इस अवधि के इस प्रावधि के प्रयोग द्वारा वर्ष 2011-12 में भारत में 21.9% आबादी जो है गरीबी रेखा के नीचे पाई गई। तब काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ था, उसके बाद में फिर रंगराजन समिति बनती है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में 25.7%, जबकि शहरी क्षेत्रों में 13.7% आबादी गरीबी रेखा के नीचे पाई गई। 2012 में योजना आयोग ने गरीबी निर्धारण के लिए सी रंगराजन की अध्यक्षता में समिति का गठन किया। इस समिति ने वर्ष 2014 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो छत्तीसगढ़ विशेष में भी पूछा गया कि रिपोर्ट कब 2014 में प्रस्तुत की, और जो रंगराज इससे पहले तेंदुलकर समिति बनी थी, इसने 2009 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ये क्वेश्चन आ चुके हैं। तो कहाँ गए, 14 तक हो गया। फिर रंगराजन समिति ने ग्रामीण क्षेत्र के लिए 972 रुपये प्रति व्यक्ति और शहरी क्षेत्र के लिए 1407 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति मासिक, जो प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग वे से कम उपभोग वाले व्यक्तियों को गरीबी रेखा के नीचे माना है। तो इस तरीके से ये गरीबी रेखा से जो आकलन के लिए समितियां बनी है उनका दिया गया है। फिर इसमें दिया गया भारत में गरीबी 2011-12 तेंदुलकर प्राविधि, यानी कि तेंदुलकर के आधार पर एवं रंगराजन प्राविधि की तुलनात्मक स्थिति दी गई है। इसमें संकेतक दिए गए हैं, भारत में गरीबी कितना प्रतिशत, और तेंदुलकर समिति के आधार पर, रंगराजन समिति के आधार पर देखेंगे भारत में गरीबी प्रतिशत में कितनी। तो शकल इसमें तेंदुलकर समिति के आधार पर 21.9% थी, रंगराजन समिति के आधार पर 29.5% थी। तेंदुलकर समिति के आधार पर ग्रामीण कितनी 25.7% है, और रंगराजन समिति के आधार पर 30.9% थी। शहरी इनके आधार पर 13.7% थी, इनके आधार पर रंगराजन समिति के आधार पर 26.4% थी। नेक्स्ट इसी में है, भारत में गरीबों की संख्या लाख में कितनी थी। शकल जो है 26,697.8 लाख थी। उसके बाद में ग्रामीण क्षेत्रों में 21.66 लाख थी। रंगराजन समिति के आधार पर देखेंगे तो 36.29 लाख थी। उसके बाद शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में कितनी है तो 2605 लाख थी। शहरी क्षेत्र में तेंदुलकर समिति के आधार पर 531 लाख करीब थे, और इनकी रंगराजन समिति के आधार पर 1024 लाख लोग गरीब थे। फिर इसी में अगला पॉइंट है, भारत में गरीबी रेखा जो है रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी थी। तो 816 रुपये प्रति माह तेंदुलकर समिति ने बताया था, और रंगराजन समिति ने 272 रुपये बताया था। शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये तेंदुलकर समिति ने बताया था, और रंगराजन समिति ने 1407 रुपये बताया था। भारत में गरीबी रेखा जो है रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से ग्रामीण क्षेत्रों में 27.20 रुपये जो है तेंदुलकर समिति ने बताया था ग्रामीण क्षेत्र में, और 32.4 रुपये जो है ये रंगराजन समिति ने बताया था। शहरी क्षेत्र में 33.33 रुपये जो है तेंदुलकर समिति ने बताया था। 46.90 रुपये जो है ये रंगराजन समिति ने बताया था। नेक्स्ट देखेंगे कि गरीबी तथा बेरोजगारी उन्मूलन से संबंधित जो योजनाएं हैं ये इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी योजनाएं तो पूछी भी जाती हैं। पहला इसमें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो है 2006 में शुरू की गई थी। भारत निर्माण कार्यक्रम 2005 में शुरू हुआ था। इसके अंत्योदय अन्न योजना जो है 2000 में शुरू की गई थी। उसके बाद जनश्री बीमा योजना 2000 में शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 में शुरू की गई थी। अन्नपूर्णा योजना 2000 में शुरू की गई थी। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999 में शुरू की गई थी। स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना 1999 में। स्वर्ण जयंती शहरी ग्राम रोजगार योजना जो है ये 1997 में शुरू की गई थी। रोजगार आश्वासन योजना 1993 में शुरू की गई है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में। इंदिरा आवास योजना 1985 में। जवाहर रोजगार योजना 1989 में। ड्वाक्रा जो है ये 1982 में शुरू की गई थी। ट्राइसम जो है ये ट्राइबल रिलेटेड है, उनके प्रोडक्ट को बाजार दिलाने के लिए, तो 1979 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे इसी में कि केंद्रीय योजनाएं दी गई हैं, परियोजनाएं दी गई हैं, लागू होने का उनका समय भी दिया गया है। तो इसमें पहली योजना दी है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 24 फरवरी 2019 से शुरू की गई थी। कुसुम योजना 8 मार्च 2019 से शुरू की गई थी। कुसुम योजना के तहत जो ग्रामीण जो कृषि वाले क्षेत्र हैं वहाँ क्या किया जा रहा है कि कृषि सौर पंप को बढ़ावा देने के लिए उसमें काम किया जा रहा है, कुसुम योजना जो है। उसके बाद में इसमें निर्वाचन बॉन्ड योजना जो है 2 जनवरी 2018 को शुरू की गई थी। अभी मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है, और फ्रॉड विपक्ष ने इसका सबसे बड़ा अभी तक का फ्रॉड बताया गया है। तो ये योजना अब समाप्त हो चुकी है। फिर जलमार्ग विकास परियोजना 3 जनवरी 2018 को शुरू की गई थी। राष्ट्रीय पोषण मिशन 8 मार्च 2018 को शुरू किया गया था। सितंबर माह को पोषण माह के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट 6 है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो 1 जनवरी 2017 को शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 8 जनवरी 2017 को। राष्ट्रीय वयोश्री योजना 1 अप्रैल 2017 को शुरू की गई थी। दरवाजा बंद अभियान 30 मई 2017 को शुरू किया गया था। ये स्वच्छ भारत मिशन के अगले चरण के रूप में दरवाजा बंद अभियान जो है शुरू किया गया था। फिर प्रधानमंत्री वय वंदन योजना जो है ये 21 जुलाई 2017 को शुरू की गई थी। नेक्स्ट है स्टार्टअप इंडिया, ये 16 जनवरी 2016 को शुरू की गई थी।
ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जो ई नैम है, ये भी 14 अप्रैल 2016 को शुरू की गई थी, यानी कि जब अम्बेडकर जी की जयंती थी उस समय शुरू की गई थी 2016 में। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई को शुरू की गई थी। 1 मई को विश्व लेबर दिवस होता है, यानी कि विश्व श्रमिक दिवस, उसी के अवसर पर शुरू की गई थी बलिया से यूपी के। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना 9 अगस्त 2016 को शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री युवा योजना जो है, ये 9 नवंबर 2016 को शुरू की गई थी। सुकन्या समृद्धि योजना ये 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री ये सुकन्या समृद्धि होगा। फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई थी। अटल पेंशन योजना जो है ये 9 मई 2015 को शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 15 जुलाई 2015 को शुरू की गई थी। फिर नेक्स्ट देखेंगे कृषिगत उपजों की अधिकतम उत्पादन वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो इनको देख लेते हैं। इसमें चावल जो है तेलंगाना पहले पर स्थान पर है, 12.24% की हिस्सेदारी इसकी है। गेहूं के मामले में यूपी पहले पर है, 31% की हिस्सेदारी है। मक्का में कर्नाटक पहले पर है, 15% की हिस्सेदारी है। मोटे अनाज में राजस्थान पहले पर है, 14% की हिस्सेदारी है। दालों में मध्य प्रदेश पहले पर है, 24.64% की हिस्सेदारी इसकी है। कुल खाद्यान्न उत्पादन में यूपी पहले पर है, इसकी टोटल कितनी 18.14% की इसकी हिस्सेदारी है इसकी। मूंगफली में गुजरात पहले पर है, 45% की हिस्सेदारी है। रेपसीड व सरसों में राजस्थान पहले पर है, 43% की हिस्सेदारी है संपूर्ण उत्पादन में। फिर सोयाबीन में मध्य प्रदेश पहले पर है, 41.89% की हिस्सेदारी है। सूरजमुखी में कर्नाटक पहले पर है, 41.97% की हिस्सेदारी है। फिर कुल तिलहन में राजस्थान पहले पर है, इसकी 23.61% हिस्सेदारी है। गन्ना में यूपी पहले पर है, इसकी 47.62% की हिस्सेदारी है। कपास में गुजरात पहले पर है, इसकी 27.85% हिस्सेदारी है। जूट और मेस्ता में पश्चिम बंगाल पहले पर है, तो 81.15% की हिस्सेदारी है। आर्थिक समीक्षा जो 2024-25 है उसके आधार पर बताया गया। इसमें जो ये कहा गया है कि क्या बोलते हैं, हाँ कपास वाला नहीं, जूट जूट मेस्ता वाला जो है, इसमें पहले पर पश्चिम बंगाल है, दूसरे पर बिहार है। बिहार वाला जो एरिया है वहाँ भी होता है जूट मेस्ता, तो इस तरीके से है। उसके बाद में फिर दिया गया भारत में जोतों का विवरण दिया गया है कि भारत में जैसे जो जोत के प्रकार हैं वो कौन कौन से प्रकार के हैं। देखो इसमें का पहला है सीमांत जोत, जो है 0 से लेकर 1 हेक्टेयर के मध्य तक जिनके पास है वो उनको सीमांत कहा जाता है या सीमांत किसान भी कहा जाता है। इनकी जो भारत में स्थिति है कितनी 68.45% जो भारत में कृषि जोत है वो कौन से हैं, सीमांत जोत हैं। फिर लघु जोत जो है, लघु जोत है 1 से 2 हेक्टेयर जिनके पास खेत है वो लघु किसान कहे जाते हैं या लघु जोत वाले। तो इस इनकी संख्या कितनी है, 17.62% है टोटल बर्तन भूमि के आधार पर। उसके बाद मध्यम जोत जो है ये 2 से लेकर 10 हेक्टेयर तक जिनके पास कृषि योग्य भूमि है उनको मध्यम किसान कहा जाता है, तो ये 13.35% है। वृहद जोत वाले जो हैं 10 हेक्टेयर से अधिक जिनके पास खेत है वो भारत में मुश्किल से कितने हैं, तो 0.57% ही है। तो लेकिन ये जोतें बड़ी ज़्यादा नहीं है, इसीलिए भारत में कहा जाता है कि भारत में कृषि की एक समस्या ये भी है कि यहाँ जो मैक्सिमम जोत का आकार है वो कितना है, सीमांत जोतें हैं। देखो कितना 68.45% जो कृषि भूमि है वो सीमांत प्रकार की है, तो इसी वजह से बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाता है कृषि में। फिर वर्तमान में प्रमुख दरें दी गई 11 अप्रैल 2025 तक की रेपो दर दी गई, ये अभी बदलता रहता है हर 3 महीने में, तो ये तो चेंज हो गया होगा, इसका कोई मतलब नहीं है। मुद्रा पूर्ति में ये मनी के प्रकार दिए गए हैं। इसमें कहा गया एमोन जो है चलन में नगद प्लस बैंकों की निवल मांग जमाएं प्लस आरबीआई के पास अन्य जमाएं, तो इसमें जो नगद हो गया, कैश हो गया, डीडी डिमांड डिपॉजिट और ऑन ऑन डिमांड डिपॉजिट जो है ये सारी हो जाती हैं। M2 में है M1 प्लस डाकखाने की जमाएं जो है। M3 में M1 प्लस बैंकों की सावधि जमाएं। M4 में M3 प्लस डाकखाने की जमाएं राष्ट्रीय बचत पत्र प्रमाण पत्रों को छोड़ करके। फिर मुद्रास्फीति तथा मुद्रा संकुचन की विभिन्न वर्गों क्षेत्रों पर पड़ने वाला प्रभाव दिया गया है। इसमें वर्ग दिया गया है मुद्रास्फीति का प्रभाव क्या है, मुद्रा संकुचन का प्रभाव किस पर क्या पड़ता है। तो उपभोक्ता पर मुद्रास्फीति का जो प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है, हानि होती है, यानी कि उपभोक्ता को हानि होती है और संकुचन का इससे लाभ होता है। मुद्रा ऋणी पर लाभ होता है, मुद्रास्फीति का लाभ होता है और संकुचन की से हानि होती है। ऋणदाता को मुद्रास्फीति से लाभ होता है, हानि होती है और संकुचन से लाभ होता है। फिर स्थिर जो वर्ग है, स्फीति से उसको हानि होती है, जब जब संकुचन होता है तो उसको लाभ होता है। परिवर्तनशील जो आय वर्ग है उसको मुद्रास्फीति में लाभ होता है और मुद्रा संकुचन में हानि होती है। फिर सार्वजनिक बचत में मुद्रा की कमी, मतलब मुद्रास्फीति के समय सार्वजनिक बचत को कमी होती है, जब भी संकुचन होता है तो वृद्धि होती है। सार्वजनिक व्यय में मुद्रास्फीति के समय वृद्धि होती है, मुद्रा संकुचन के समय कमी होती है। आयात में वृद्धि होती है मुद्रास्फीति से, मुद्रा संकुचन से कमी आती है। मुद्रास्फीति से निर्यात में कमी आती है और संकुचन से वृद्धि होती है। रोजगार में वृद्धि होती है मुद्रास्फीति के समय और इसमें मुद्रा संकुचन के समय कमी आती है। बैंकिंग तथा बीमा कंपनियों का विकास होता है मुद्रास्फीति के समय, इसमें संकुचन के समय पतन होता है। करारोपण में वृद्धि होती है मुद्रास्फीति के समय और संकुचन में कमी होती है। उत्पादन, व्यापारी, किसान, इन सबको लाभ होता है क्योंकि ये इनकी अस्थिर आय है।
और जब संकुचन होता है तो हानि होती है। पेंशनभोगी को मुद्रास्फीति का हानि होती है, संकुचन के समय लाभ होता है। नेक्स्ट देखेंगे इसी में कि विश्व के प्रमुख शेयर बाजारों के सूचकांक दिए गए हैं। इसमें पहला दिया गया है कोरिया का एक कोस्पी कहा जाता है, चीन का एसएसई कहा जाता है, टोक्यो का निक्केई होता है, ताइवान का टाइएक्स होता है, थाईलैंड का पिजेट है, जर्मनी में मिडेक्स है, ब्राज़ील का बोएस्पा है। फिर आगे देखेंगे इसमें कौन से पॉइंट दिए गए हैं। यूएसए का है जो नॉस्डैक है, सिंगापुर का सिमेक्स, स्टेट्स टाइम्स है, फिर है मैक्सिको का वोल्सा है, इंग्लैंड का एफटीएसई 100 है, हांगकांग का हैंग सेंग है। प्रमुख फसलें जो उत्पादन शीर्ष 3 राज्य दिए गए हैं, तो इसमें आर्थिक समीक्षा जो संस्करण है उसका 2023-24 की आर्थिक समीक्षा के आधार पर दिया गया है इसको। चावल जो है सबसे ज़्यादा तेलंगाना में होता है, फिर यूपी में, फिर पश्चिम बंगाल में। गेहूँ उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा होता है, फिर मध्य प्रदेश में, फिर पंजाब में। मक्का जो है कर्नाटक पहले पे, दूसरे बिहार, तीसरे पर मध्य प्रदेश। मोटे अनाज यानी कि जो कोर्स सीरियल्स हैं इसमें राजस्थान पहले पर, कर्नाटक दूसरे पर, मध्य प्रदेश तीसरे पर है। चना में मध्य प्रदेश पहले पर है, महाराष्ट्र दूसरे पर, राजस्थान तीसरे पर है। दालों में जो है मध्य प्रदेश पहले पर है, महाराष्ट्र दूसरे पर है, राजस्थान तीसरे पर है। उसके बाद में कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले पर है, मध्य प्रदेश दूसरे पर है, और जो पंजाब है वो तीसरे पर है। फिर मूंगफली यानी कि ग्राउंडनट में गुजरात पहले पर है, उसके बाद राजस्थान दूसरे पर है और मध्य प्रदेश तीसरे पर है। उसका सोयाबीन जो है मध्य प्रदेश जो है पहले पर है, महाराष्ट्र दूसरे पर है, राजस्थान तीसरे पर है। सूरजमुखी में कर्नाटक पहले पर है, हरियाणा दूसरे पर है और उड़ीसा तीसरे पर है। गन्ना जो है यूपी पहले पर है, महाराष्ट्र दूसरे पर है, कर्नाटक तीसरे पर है। कपास में गुजरात पहले पर है, महाराष्ट्र दूसरे पर है, तेलंगाना तीसरे पर। जूट और मेस्ता में पश्चिम बंगाल पहले पर है और बिहार जो है दूसरे पर है, असम तीसरे पर है। फिर है केंद्र और राज्य सरकार के कर जो होते हैं उनका प्रकार दिया गया, कौन कौन से कर होते हैं। इसमें केंद्र सरकार के जो कर प्रत्यक्ष कर में व्यक्तिगत कर आता है, संपत्ति कर आता है, उपहार कर आता है, पूंजी लाभ कर आता है, व्यय कर आता है। निगम कर है, अस्थि कर यानी कि स्टेट ड्यूटीज को बोलते हैं, ब्याज कर है, लाभांश है, लाभांश पर कर जो लगता है। फिर प्रतिभूति व्यवहार यानी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो है ये खत्म कर दिया गया है, प्रतिभूति संव्यार कर। राज्य कर के जो राज्य सरकार के प्रत्यक्ष कर और डायरेक्ट टैक्स कौन कौन होते हैं। रोजगारों पर कर होता है, व्यवसाय पर कर होता है, कृषि कृषि आय पर कर लगाया जाता है। उसके बाद में भू राजस्व है, गैर शहरी अचल संपत्तियों पर कर लगता है, होटल प्राप्तियों पर कर लगता है, और जो रोड टैक्स होते हैं, टोल टैक्स, पथ कर भी लगाया जाता है। फिर केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स कौन है, तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, केंद्रीय बिक्री कर है, सीमा शुल्क है, सेवा कर है, यानी कि 1994 से 95 से लागू हुआ था ये। जीएसटी नहीं, सेवा टैक्स है, सर्विस टैक्स इसको बोलते हैं, जीएसटी। फिर राज्य सरकार के इनडायरेक्ट टैक्सेस में बिक्री कर या व्यापार कर आता है, वाहनों पर कर लगता है, विज्ञापन पर कर लगता है, स्टाम्प एवं पंजीयन पर शुल्क लगता है, राज्य उत्पाद शुल्क लगता है, शिक्षा उपकर लगता है, प्रवेश कर लगता है, डीजल पेट्रोल पर बिक्री कर लगता है। भारत के वित्त आयोग कौन कौन से बने हैं, तो टोटल जितने भी 15, अभी तक 16वां वित्त आयोग बन गया है। तो इसमें से देखिए कितने कितने दिए गए। पहला जो वित्त आयोग है भारत के वित्त आयोग, पहला वित्त आयोग 1951 में बना था, केसी नियोगी इसके अध्यक्ष थे, समयावधि इसकी 52 से लेकर 1957 तक रही थी। दूसरा वित्त आयोग का गठन 1956 में किया गया था, के संथानम इसके अध्यक्ष थे और 1957 से लेकर 62 तक ये कार्यकाल था। फिर तीसरा वित्त आयोग 1960 में गठित हुआ था, ए के चंद्र अध्यक्ष थे, 1962 से 66 तक कार्यकाल रहा था। चौथा वित्त आयोग जो है 1964 में गठित हुआ था, पीवी राजभंडार इसके अध्यक्ष थे, 1966 से 69 तक ये कार्यकाल के साथ रहा था। फिर पांचवा वित्त आयोग जो है ये 1968 में गठित हुआ था, महावीर त्यागी इसके अध्यक्ष थे, 1969 से 74 तक इसका कार्यकाल था। फिर छठा वित्त आयोग जो 1972 में गठित हुआ है, के ब्रह्मानंद रेड्डी जो थे इसके अध्यक्ष थे, और इसका जो समयावधि थी वो कितनी थी, 1979 तक, 74 से लेकर 79 तक थी। फिर सातवां जो वित्त आयोग है 1977 में गठित हुआ था, जे एम सैलेट जो थे इसके अध्यक्ष थे, 1979 से लेकर के 84 तक समयावधि रही थी। आठवां वित्त आयोग जो है ये 1983 में गठित हुआ था, वाई वी चौहान इसके अध्यक्ष थे, 1984 से लेकर के 89 जो थे समयावधि रही थी। नौवां वित्त आयोग जो है 1987 में गठित हुआ है, एन के पी साल्वे इसके अध्यक्ष थे, 1989 से लेकर के 1995 तक समयावधि रही थी। 10वां वित्त आयोग 1992 में गठित हुआ था, केसी पंत इसके अध्यक्ष थे और 1995 से लेकर 2000 तक समयावधि रही थी। 11वां वित्त आयोग जो 1998 में गठित हुआ था, ए एम खुसरो अध्यक्ष थे इसके, 2000 से लेकर 2005 तक समयावधि रही थी। 12वां वित्त आयोग 2002 में गठित हुआ था, सी रंगराजन इसके अध्यक्ष थे, 2005 से लेकर 2010 तक समयावधि रही थी। 13वां वित्त आयोग 2007 में गठित हुआ था, विजय एल केलकर जो थे इसके अध्यक्ष थे, 2010 से लेकर 2015 तक का समयावधि रही थी। 14वां वित्त आयोग 2013 में गठित हुआ था, वाई वी रेड्डी जो थे ये इसके अध्यक्ष थे और 2015 से 20 तक की समयावधि रही थी। 2015वां जो वित्त आयोग है ये 2017 में गठित किया गया था, एन के सिंह इसके अध्यक्ष थे, 2021 से लेकर 26 तक यानी कि
तो 6 सालों तक इसके जो अपनी रिपोर्ट है प्रस्तुत की थी। 16वां वित्त आयोग जो है ये 2023 में गठित हुआ है। अरविंद पानगढ़िया जो है इसके अध्यक्ष है। अगले 5 वर्षों के लिए ये अपने जो रिपोर्ट है सब प्रस्तुत करेगा। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण कृषि क्रांतियाँ दी गई हैं। तो हरित क्रांति खाद्यान्न से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा और मुर्गी से पालन से संबंधित है। लाल क्रांति मटर मांस एवं टमाटर उत्पादन से संबंधित है। रजत रेशा क्रांति कपास उत्पादन से संबंधित है। स्वर्ण रेशा क्रांति जूट उत्पादन से संबंधित है। गोल्डन क्रांति फल एवं सब्जी उत्पादन से संबंधित है। दूसरे या ग्रे क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। गोल्ड क्रांति आलू से संबंधित है। गुलाबी क्रांति जो है ये प्याज और झींगा से संबंधित है। नेक्स्ट इसमें देखेंगे कृषि उत्पाद बोर्ड दिए गए हैं और उनकी मुख्यालय कहाँ दिया गया है। तो कॉफी बोर्ड जो है 1942 में इसकी स्थापना हुई थी। बेंगलुरु में कर्नाटक में इसका मुख्यालय है। भारतीय रबर बोर्ड 1947 में स्थापना हुई थी। कोट्टायम केरल में इसका मुख्यालय है। भारतीय चाय बोर्ड की 1954 में स्थापना हुई थी। कोलकाता पश्चिम बंगाल में इसका मुख्यालय है। उसके बाद में भारतीय तंबाकू बोर्ड 1976 में स्थापित हुआ था। गुंटूर आंध्र प्रदेश में मुख्यालय है। भारतीय मसाला बोर्ड 1987 में स्थापित हुआ था और कोच्चि केरल में इसका मुख्यालय है। राष्ट्रीय मांस एवं पोल्ट्री प्रसंस्करण बोर्ड जो है 2009 में स्थापित हुआ था। दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अगला है राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड, ये 2006 में गठित हुआ था। हैदराबाद में मुख्यालय है। राष्ट्रीय पटसन बोर्ड जो है 2009 में कोलकाता में इसका मुख्यालय है। उसके मखाना बोर्ड जो है वो बिहार में इसका मुख्यालय बनेगा। फिर समितियाँ दी गई और समितियाँ आयोग दी गई, इनका गठन वर्ष दिया गया, कार्य किया था। महान लोबिस्ट जो समिति थी आय वितरण का आकलन करने के लिए 1960 में गठित हुई थी। उसके बाद खुसरो समिति कृषि एवं ग्रामीण साख हेतु 1989 में गठित हुई थी। दंतेवाला समिति जो है बेरोजगारी उन्मूलन के लिए 1968 में गठित हुई थी। सरकारी आयोग जो है केंद्र राज्य संबंध के लिए 1983 में गठित हुआ था। काईपुरिया समिति जो है बैंकिंग सेवा सुधार के लिए गठित हुई थी। गोस्वामी समिति औद्योगिक गुणवत्ता के लिए 1993 में। नरसिंघम समिति वित्तीय सुधार के लिए 1991 में गठित हुई थी। राजा जी चलैया जो समिति ये कर सुधार के लिए गठित हुई थी 1991 में। जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाले के लिए 1992 में। जो एक मूवी बनी थी हर्षद मेहता वाला जो घोटाला है ये उसी समय हुआ था, तभी समिति बनी थी। मल्होत्रा समिति बीमा सुधार के लिए 1993 में गठित हुई थी। भंडारी समिति जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1994 में ये गठित हुई थी। बैंकों की जो पुनर्संरचना है उसके लिए गठित बनाई गई थी। आबिद हुसैन जो समिति है लघु उद्योगों के लिए गठित हुई थी 1995 में। मीरा सेठ समिति हथकरघा उद्योग के लिए हथकरघा विकास के लिए 1995 में। महाजन समिति चीनी उद्योग के लिए 1997 में। तो एस एस तारापुर समिति जो है रुपये की पूंजी खाते में परिवर्तनीयता के लिए 1997 में गठित हुई थी। बी एस व्यास समिति जो है कृषि एवं ग्रामीण साख विस्तार के लिए 2000 में गठित हुई थी। सुरेश तेंदुलकर समिति जो है गरीबी से रिलेटेड थी, ये 2005 में गठित हुई थी। सच्चर समिति जो थी ये मुस्लिमों की सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति का पता लगाने के लिए 2005 में गठित हुई थी। रंगराजन समिति फिर गठित हुई थी भुगतान संतुलन के लिए 1993 में गठित हुई थी। डॉक्टर कीर्ति एस बारिक समिति जो है वो पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य प्रणाली में सुधार करने के लिए 2013 में गठित की गई थी। तो ये इकोनॉमी वाले जो महत्वपूर्ण हमारे फैक्ट थे खास करके यूपी पीसीएस को ध्यान में रख करके सारे कवर कर दिए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट जो लेक्चर है ये इकोनॉमी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर करेगा और रिवीजन के रूप में ज़्यादा यूज होगा। हम आने वाले समय में इकोनॉमी का एक कम्प्रिहेंसिव पूरा वीडियो लाएंगे। पीवाईक्यू प्लस पीवाईक्यू तो लाएंगे ही, पीवाईक्यू कराएंगे आपको। उसके बाद में जो और भी इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्लस जीएस वाला जो पोर्शन है वो भी कराते रहेंगे। तो जीएस वाला जितना भी पोर्शन धीरे धीरे कवर हो जाएगा, जब तक 12 अक्टूबर आने तक आपकी जो कंप्लीट तैयारी है वो इसी चैनल के माध्यम से करा दी जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।